मेरे प्यारे बच्चों, हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 7। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर समझा भी जाता है और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है भी है। मैं बात करूँ बेटा ऑक्सीलेशन की। ऑक्सीलेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। ऑक्सीलेशन होती क्या है, ऑक्सीलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कौन सा फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके लिए वो एमसीक्यू से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के रिलेटेड भी आज इम्पोर्टेंट समझा जाता है। ऑक्सीलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो, और फोर नहीं है तो कल का फोर फोर रटा हुआ है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट मीन पोजीशन, अबाउट इट मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन क्या है? अगर कोई बॉडी, पहले मीन पोजीशन की डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कि अब ये मीन पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन है जी बेटा आपकी पीरियोडिक मोशन। मीन पोजीशन क्या है आपकी? पीरियोडिक मोशन। ऑक्सीलेशन की तो डेफिनेशन आपको रट ली होगी, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन। मीन पोजीशन को बेटा फिक्स पोजीशन भी बोला जाता है। ठीक हो गया? और ये मीन पोजीशन क्या होता है? एक पीरियोडिक मोशन होती है विच अबाउट विच पीरियोडिक मोशन क्या है? एक मीन पोजीशन है अबाउट विच बॉडी इज ऑक्सीलेट। क्लियर हो गया? अब वो पोजीशन जिस पॉइंट पे किसने बॉडी ने ऑक्सीलेट करना है, यानी बॉडी ने टू एंड फ्रो करना है। लेट कर लो एग्जांपल के तौर पर, ये लॉन्ग का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा के तौर पर समझा रहा हूँ। लॉन्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट करो ये बेटा मेरे पास एक बॉब है जो मैंने एक स्ट्रिंग के साथ क्या की हुई है, हैंग की हुई है। अब ये जो बॉब की फिक्स पोजीशन आ गई, यानी ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन दरअसल क्या है? पीरियोडिक मोशन है। मैं इसको भी बताता हूँ कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। ये मेन पोजीशन है। अब यहाँ पे बॉडी ने टू एंड फ्लो मोशन क्या करनी है? अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्लो मोशन करनी है, यानी ऑक्सीलेट करनी है। तो ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी ने, द पॉइंट विच बॉडी इज ऑक्सीलेट, द पॉइंट विच बॉडी इज ऑक्सीलेट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड mean position. This point is called mean position. The point which body to and fro या oscillate, this point is called mean position. अब periodic motion क्या होती है? इसको यूं इजीली डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल इजीली डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रेगुलर इंटरवल रिपीटेड, क्लियर? रेगुलर इंटरवल रिपीटेड। अब फॉर एग्जांपल आप अकेडमी आ रहे हो, आज भी आ रहे हो, एक टाइम फिक्स है 4 बजे, कल भी आ रहे हो, रिपीट हो रहा है वही टाइम फिक्स है 4 बजे, परसों भी आ रहे हो, वही अकेडमी का क्या टाइम फिक्स है 4 बजे। तो आप क्या कर रहे हो? रेगुलर इंटरवल कर रहे हो और रिपीट कर रहे हो उसी टाइम को, उसी टाइम मैनेजमेंट को क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। अब यहां पे देखो ये बॉडी रेगुलर इंटरवल करेगी, कुछ टाइम के बाद यहां होगी, फिर कुछ टाइम के बाद यहां दोबारा आएगी, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा। तो ये रेगुलर इंटरवल करेगी, रिपीटेड बार बार करेगी। तो इस तरह की मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ऑल ऑक्सीलेशन इज पीरियोडिक मोशन। ऑल ऑक्सीलेशन इज पीरियोडिक मोशन।
but all periodic motion is not आ रही समझ? जितनी ऑक्सीलेशन है पीरियोडिक मोशन हो सकती है, लेकिन जितनी पीरियोडिक मोशन है वो कभी भी ऑक्सीलेशन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीलेशन ने क्या करना है, अपनी मेन पोजीशन के आगे टू एंड फ्रो करना है। उसकी फिक्स पोजीशन हो सकती है ऑक्सीलेशन की। ऑक्सीलेशन की हमेशा क्या होगी, फिक्स पोजीशन होगी। इसका वो एग्जांपल भी आगे बुक वाले देते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन है। लेट करो एक फैन रोटेट कर रहा है, आफ्टर इंटरवल टाइम वो क्या करेगा, वो उस पॉइंट को दोबारा रिपीट करेगा, फिर उस टाइम को दोबारा रिपीट करेगा। तो इस तरह की मोशन क्या है, ऑक्सीलेशन। कि इसका ये फिक्स पॉइंट होगा, वो अपनी फिजिक्स पॉइंट पे क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। लेकिन ये पीरियोडिक भी है, ये क्या है, पीरियोडिक भी है, लेकिन पीरियोडिक ऑक्सीलेशन नहीं हो सकती। लेट करो एक इंसेक्ट है, अब वो क्या कर रहा है, तमाम यहां पे वो जा रहा है अप साइड पे, एक इंसेक्ट लेट कर रहा हूं मैं, इसको कोई नहीं है, ठीक हो गया। कुछ देर बाद वो आगे की तरफ निकलता है, फिर वो वापस नीचे आता है, फिर वो क्या करता है, वापस अपने ओरिजिन में जाता है। ये इसकी क्या होगी, पीरियोडिक मोशन होगी। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की ऑक्सीलेशन नहीं नजर आई, यहाँ पे कोई भी इसकी टू एंड फ्रो मोशन नजर नहीं आई। इसने इस पॉइंट को रिपीट नहीं किया, इस पॉइंट के आगे पीछे हरकत नहीं की। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑक्सीलेशन इज पीरियोडिक मोशन बट नॉट अ पीरियोडिक मोशन इज ऑक्सीलेशन। यहाँ तक बात क्लियर रही। अब चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। यहाँ तक समझ आ गई? ऑक्सीलेशन क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, रिपीटेड इंटरवल है, और हमारे पास किसकी थी, मीन पोजीशन क्या होती है, द पॉइंट वेयर द बॉडी इज ऑक्सीलेट, द पॉइंट वेयर द बॉडी इज ऑक्सीलेट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की बेटा एक और खास बात, मीन पोजीशन के और खास बात, ये बातें वो होती है जो एमसीक्यू के लिए वो पूछते हैं और आपके एमसीक्यू 6 के 6 गलत होते हैं, ये भी एक हसरत होती है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई तुक्का ही नहीं सही, किस्मत चेक करो कि कोई एक तुक्का ही ठीक हो जाए, और जो साथ बैठा उसके कुछ तुक्के ठीक हुए। हाँ जा रहे हो बाकी इतनी जल्दी क्यों, क्लियर? तो इसीलिए तुक्के से जान छुड़वाओ, तुक्का ले डूबता है, तो कंसेप्ट की तरफ आओ। यहाँ पे जो मीन पोजीशन है इसका मतलब एक और लिया जाता है, मीन पोजीशन का मतलब होता है जो नेट फोर्स होती है वो इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होती है, इंडिविजुअल फोर्स जीरो नहीं होती, यानी जो रिजल्ट यानी रिजल्टेंट आएगा फोर्स का वो क्या निकलेगा, हमेशा जीरो निकलेगा। जब वो निकलेगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ चलते हैं। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक हो गया। उसके बाद मैथ अटैच स्प्रिंग की तरफ चलेंगे, फिर हमारा ये लॉन्ग एंड हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता है एनी मोशन which is directly proportional to which is directly proportional to which is directly proportional to acceleration but in opposite डायरेक्शन। यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके डिस्प्लेसमेंट के, मोशन के।
क्लियर। बट ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, यहाँ पे क्या आ गया, साइन। तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर, और ये भी क्या हो गया, वेक्टर, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एक और बात, जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड शाबाश। नंबर 2 पे, इनमें से कुछ बातें बुक से मिलेंगी, कुछ बातें बुक से नहीं मिलेंगी। नंबर 2 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन बताएगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसका तो तुक्का लगा दिया कि एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्टेड टू वर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। या हम कह सकते हैं अवे दी अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। ठीक है, एक एमसीक्यूज आता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कहते हैं फेस एंगल कितने का होता है। फेस एंगल टॉपिक बहुत देर बाद है, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से पूछा जाता है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में कितना फेज एंगल बनता है। फेज एंगल बनता है जी आपका 180 डिग्री का। ठीक हो गया, इनका फेज एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। यहाँ तक समझ आ गई। और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या हो सकती है, ऑक्सीलेशन मोशन हो सकती है। लेकिन जो ऑक्सीलेशन मोशन है वो कभी भी सारी की सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा 3 डायमेंशन भी हो सकती है, ठीक हो गया। और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा 1 डायमेंशन होती है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, 3 डायमेंशन होती है, लेकिन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, 1 डायमेंशन होती है। यहाँ तक समझ आ गया। ये थी बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ बातें जो आपके सामने मैंने डिस्कस की। आज आगे चलते हैं, जो हमारा आज का पार्ट है हम उस पार्ट की तरफ चलते हैं, मैस अटैच दी स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ तक किसी को नहीं समझ आई, यही बातें बेटा पूरे के पूरे पेपर में चल रही हैं, पूरे के पूरे चैप्टर में यही बातें चल रही हैं। कोई नई बात, बहुत हर टॉपिक में एक नई बात होगी, बाकी सारी रिपीट होती नजर आएंगी, इसकी गारंटी है। हर टॉपिक में एक नई बात होगी, बाकी रिपीट। तो आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी बातें रिपीटेड होती हैं। यहाँ तक आगे समझ, आगे चलूँ। क्या जी आगे चलना हमने, मैस अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम। चलो जी, एक मैस अटैच कर लेते हैं स्प्रिंग के साथ, फिर उसको डिस्कस करते हैं कि उसकी मोशन ऑक्सीलेशन है या नहीं है। ऑक्सीलेशन के साथ क्या वो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन देगी भी या नहीं देगी। तो टॉपिक से जाहिर है, तो इसका मतलब होगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम बेटा मैं रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच किया, और स्प्रिंग के साथ क्या अटैच कर दिया मैंने, एक मैस एम। ये जो मैस एम है, यहाँ पे इसकी क्या है, मीन पोजीशन। यहाँ पे इसकी क्या है, मीन पोजीशन। यहाँ पे इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। और यहाँ पे मीन पोजीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स क्या है, 0 है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0। क्लियर हो गया। मैं फोर्स अप्लाई करूँगा,
जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा कम होगा? 0 से ज़्यादा होगा, तो इससे बोलते हैं हुक लॉ। हुक लॉ इधर लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? हुक लॉ। देखो पता आपको भी था, लेकिन नाम किसका दे दिया हमने? हुक का। इसको बोलते हैं हुक लॉ। हुक लॉ किसे बोलते हैं? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्रिंग था, अभी बेटा बातें नहीं करो, आता है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हो गया, ये इसकी कौन सी पोजीशन होगी? एक्सट्रीम पोजीशन होगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे इसकी क्या थी? मीन पोजीशन थी इस पॉइंट पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ और कुछ ना कुछ फोर्स आई, कुछ ना कुछ फोर्स आई जो इंक्रीज करने पे डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीज किया गया। यहाँ तक समझ आ गई? जब ये फोर्स आती है तो इसके साथ एक अल्टरनेटिव एक और फोर्स आती है, उस फोर्स को बोलते हैं इलास्टिक या रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। वो क्यों? जैसे मैं इस फोर्स को रिमूव करता हूँ तो इस बॉडी की डायरेक्शन क्या होती है? वाई। रिस्टोरिंग फोर्स है कि स्प्रिंग ने वो फोर्स जो मैंने अप्लाई की थी वो अपने अंदर कुछ हिस्सा स्टोर कर लिया। अगर मैं इसको इसकी लिमिट से आगे ले जाता तब तो भी वो स्प्रिंग था, वापस नहीं आया। ये क्या रीजन? स्प्रिंग था इस वजह से वापस आया। क्या जब मैं इसको ज्यादा इसकी लिमिट से ज्यादा ले जाऊंगा तो स्प्रिंग क्या पानी बन जाएगा? तब भी तो स्प्रिंग की वजह से वापस आना चाहिए था। तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स, कुछ हिस्सा रिस्टोरिंग फोर्स कर लेता है। जब वो कुछ हिस्सा रिस्टोरिंग फोर्स कर लेता है, जब मैं इस फोर्स को हटाता हूँ तो वो किसकी तरफ जाता है? अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाता है, क्योंकि ये कुछ हिस्सा ज्यादा स्टोर कर लेता है तो अपनी मीन पोजीशन से होता होता वो फ्रो पोजीशन तक भी चला जाता है। यहाँ पे देखो, ठीक हो गया? ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन, और ये इधर इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फोर्स जब अप्लाई की, अब रिस्टोरिंग फोर्स का देखना, जब मैंने फोर्स अप्लाई की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होगी? एक्स की। और यहाँ पे जब मैं फोर्स को हटाऊंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? के एक्स के। तो यहाँ पे के क्या है? यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट? यहाँ पे क्या है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ये लिख लो, डिपेंड करता है मटेरियल पे। ये डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल? हार्डनेस ऑफ मटेरियल पे। जाना है? भाग जा। ठीक हो गया? यानी स्टिफनेस पे डिपेंड करता है। अब जो के है ना, ये जो के है ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जो ये के है ना, के ये इनवर्सली प्रोपोर्शन ही टेम्परेचर के होता है। क्लियर है? ये बात है, सिर्फ हार्डनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इन दोनों के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्लियर हो गया? ये एमसीक्यूज के लिए बातें थी, ये एमसीक्यूज आज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो बोर्ड में किस तरह उसका एमसीक्यूज पूछा गया, तब उसको डिस्कस करेंगे। बातें यहाँ पे थी। अब वापस आ जाए इस पोजीशन पे। मैंने कहा था एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वापस आना चाहता था, एक्सेलरेशन
फोर्स की डायरेक्शन में होता है, आपको पता है एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में अपने मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की तरह आना चाहता था, और वो जो एक्सेलरेशन था अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहता था। तो ये मीन और एक्सट्रीम पोजीशन की वजह से क्या हुआ, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आई, यहाँ पे देखो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर थी, मीन पोजीशन की तरफ। इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। जहां फोर्स की डायरेक्शन होता है, याद रखना वहां ही ए की डायरेक्शन होती है। जहां फोर्स की डायरेक्शन होती है ऑलवेज एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है अपने आप को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब रिस्टोरिंग फोर्स के साथ, ये तो सिंपल फोर्स है ना, लेकिन जब मैंने रिस्टोरिंग फोर्स के साथ रिलेशन बनाई तो क्या रिलेशन आई, माइनस एक्स। यहाँ तो माइनस एफ आर कर लो एक्स के, यहाँ एफ आर कर लो माइनस, यहाँ पे एफ आर, और ये अप्लाइड फोर्स कह दो इसको, अगर आप कहना चाहे, बुक ने इसको कोई नाम नहीं दिया। ये अप्लाइड फोर्स है ये, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये दोनों साइन देख लो, फर्क है। अप्लाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन सेम डायरेक्शन है, और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे था जब मैंने रिस्टोरिंग फोर्स के साथ डिस्कस किया इसको। इसी तरह ही दोबारा वही चीज रिपीट हो जाएगी। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ पे चलो यहाँ पे एफ में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगा के इधर क्या करने लगा, माइनस के एक्स। यहाँ पे ए ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के ओवर एम एक्स। यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया माइनस एक्स के। अगर के ओवर एम क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर यहाँ पे क्या हो, कांस्टेंट, कोई बड़ी बातें नहीं है, वही चीज़ रिपीट है। ये था बेटा आज का मैथ्स अटैच स्प्रिंग सिस्टम। किसी को ना समझ आया हो, क्लियर। अब इसकी एक और बात लाजमी कर, इस पूरे सिस्टम के पास इनर्शिया होना लाजमी है। अमार बताएगा इनर्शिया करता क्या, अमार इनर्शिया ही ले डूबा है। किस चीज की रिकॉर्ड पता करता, क्रिएट रेजिस्टिविटी है किस किस्म की, सिस्टम के पास इनर्शिया होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता ना इनर्शिया, इनर्शिया की डेफिनेशन अगर बना सकते तो क्या ही बात है। motion always body always in motion and yet to the always in the direction of motion if net force is zero। inertia वो है कि जिसम अपनी उसी असल हालत में रहना चाहता है जिस हालत में वो है, बशर्ते कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। जैसा ये चेयर inertia की हालत में है, ये हमेशा किस हालत में रहेगी, 10 साल भी बाओगे तो इसी हालत में रहना चाहेगी। ये कभी भी अपने आप को मोशन में नहीं लेके आएगी। मोशन में आने की वजह क्या होगी, जब इस पर नेट फोर्स लगाई जाएगी। इनर्शिया कहता है कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसके पास इनर्शिया था, हाँ लग रही जीरो है क्या, नेट फोर्स तो जीरो ही है, इसके पास इनर्शिया है। ये ऑलवेज इस कंडीशन में रहना चाहती है। इसमें बिगाड़ कब आता है, जब फोर्स अप्लाई, जब फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा कभी इसमें बिगाड़ आएगा। तो यानी कंडीशन किसमें है, इनर्शिया की कंडीशन में, और ये वापस अपनी असल कंडीशन में आती है। आई है, अगर इसका मैं लिमिट इलास्टिक लिमिट जानते हो ना, अगर मैं उसकी इलास्टिक लिमिट ही खत्म कर दूंगा तो बॉडी इनर्शिया को डिस्टर्ब कर देगी। लेकिन उससे पहले पहले ये किस हालत में रहेगा, इनर्शिया में। आप कुछ वक्त के बाद देखना ये दोबारा किस में आ जाएगा, अपनी इस पॉइंट पे आ जाएगा। कि यानी ये चाहता है कि मैं इसी हालत में रहूं। जैसे फोर्स खत्म होगी, नेट फोर्स जीरो होगी, तो वापस किस हालत में आएगा, अपनी उसी हालत में। इसे तो इनर्शिया कहते हैं। नंबर 2 पे आपका सिस्टम फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। हमार बताओ फ्रिक्शन लेस क्या होती है, ये भी रिकॉर्ड ना, कोई ऑपोजिट फोर्स ना एक्ट कर रही हो, नहीं बेटा, ऑपोजिट फोर्स। मैं पूछूं ना रेजिस्टिविटी क्या होती है, बताओ रेजिस्टिविटी क्या होती है, उससे कहते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करना।
तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शनलेस का मतलब है कोई ऑपोजिट फोर्स ही एक्ट कर रही है। जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे कंपोनेंट्स पे पीछे अब बैकवर्ड फोर्स लग रही है, ये होती है फ्रिक्शन की फोर्स, ये लग रही होती है। तो अगर मैं इसको खींचूं ना तो इसके ऑपोजिट कोई फोर्स ना लग रही हो जिसको डिस्टर्ब भी ना करे। उसके बाद इस बॉडी में हुकला एप्लीके ओबे हुकला लाजमी करे। अगर ये हुकला ओबे नहीं करेगा तब भी क्या होगा कि ये सिस्टम कभी भी एसएचएम नहीं होगा। हुकला ओबे करने का मतलब है मैं फोर्स अप्लाई करूँ और ये डिस्प्लेसमेंट ही ना करे। अक्सर ऐसे स्प्रिंग होते हैं कि उन्होंने मुझसे खींचते हैं, मुझसे वो इतनी फोर्स लगाते हैं, हमारी फोर्स का रिजल्ट वो जीरो देते हैं डिस्प्लेसमेंट में। ऐसे होता है ना, ऐसे स्प्रिंग्स, ऐसे हार्डनेस होती हैं स्प्रिंग में कि वो क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं देते। तो ये सिस्टम ना हो, वो इजीली डिस्प्लेसमेंट दें, फोर्स अप्लाई करने पे वो इजीली डिस्प्लेसमेंट दें। ये जो चार बातें थी आपके सामने मैंने रख दी। उधर इसको रेस करो, फिर मैं इसको जो लॉन्ग है वो आपको दिखाता हूँ, उसको रीड करते हैं, देखते हैं कि उसकी बातें क्या है। फिर हम उसके बाद एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। जल्दी कर ले, शाम को लिखना है, अभी नहीं लिखना, अभी से समझना है। उधर गायब करूँ तुम्हें? चलें, ऑक्सीलेशन है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देख लो, एनी मोशन इन विच एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Clear? SHM is a simple linear about fixed position, acceleration always toward mean position, displacement always a string position away from the mean position। और ये मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? ये वही बातें जो हमने की और ख़त्म की। आगे आपका ये पार्ट है जी, लॉन्ग का पार्ट है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैथ से टाइप द स्प्रिंग सिस्टम, ये सारा डिस्कस कर लिया हमने। देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सी फोर्स थी, अप्लाइड फोर्स थी। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी फोर्स आ गई, ये देखो, ये कौन सी फोर्स आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। बेशक यहाँ पे मेंशन कर देना, आपके लिए आसानी हो जाएगी पहचान करने की। जब भी अप्लाई फोर्स होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी और रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये वही रिलेशन है बेटा आपकी जो भी हमने की है। और देखो, नाउ इट्स क्लियर दैट मोशन ऑफ द बॉडी इज कम्प्लीटली सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि उसने सारी चीज़ों को फॉलो किया। पहला सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, सिस्टम मस्ट ओबे हुकला, द सिस्टम शुड हैव द इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स। उस सिस्टम के पास स्टोरिंग, ऐसे स्प्रिंग होते हैं जिनके पास स्टोरिंग फोर्स नहीं होती, वो जैसे स्प्रिंग है। द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। चलें हमसे उसकी तरफ, किसी ने इसको समझना हो। ये बेटा डायग्राम आपके सामने देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था, और बाकी डायग्राम आपकी कहाँ कहाँ से लेनी पड़ती है। चलो, द स्प्रिंग फोर्स इज कांस्टेंट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ। द स्प्रिंग फोर्स कट इनटू द टू इक्वल हाफ, द फोर्स कांस्टेंट ईच हाफ इज। अब देखो, मैं इनमें से दो बातें आपको समझाता हूँ, इसमें सिर्फ दो नहीं, दो से ज़्यादा बातें समझाता हूँ, फिर ये करते हैं क्लियर, ताकि एमसीक्यू उसकी भी समझ आ जाए आपको। एमसीक्यू उसने किस बिना पे दिया था। एक स्प्रिंग है, ठीक हो गया, इसकी लेंथ कर लेते हैं। लेंथ क्या करनी है, कुछ भी एन लेंथ कर लेते हैं, क्लियर होगी। अब मैं इसको दो हिस्सों पे, उन्होंने दो ही लिखा है ना, टू इक्वल इक्वल हाफ, अगर इसको दो इक्वल हाफ में कट करें तो ये क्या हो जाएगी, एक, ये एक आ जाएगा, और ये इक्वल हाफ है, ठीक है। मेरे इस पे नहीं रहना कि सर ने एक छोटा एक बराबर बना दिया। तो यहाँ पे जो लेंथ क्या हो जाएगी, 1/2NL। अगर इसकी 4 होगी एन की वैल्यू, तो हाफ की कितनी हो जाएगी,
तो हो जाएगी ना, तो यहाँ पे फुट कर लेना, एन की वैल्यू 4 फुट करना, तो लेंथ क्या आ जाएगी 1/2 है लेंथ। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वल हाफ पे डिवाइड हुए ना, तो दोनों इक्वल हुए। अगर इसी तरह ही इसको 3 इक्वल हाफ पे डिवाइड करता तो मैं इसी स्प्रिंग को 3 इक्वल हाफ पे डिवाइड करता तो क्या आना था, इसको प्राइम का क्या था ऑप्शन, ठीक है। नई लेंथ क्या आनी थी हमारे पास, इसकी ना समझ आई हो आगे समझ, हमने यही कहा था जो के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, अगर लेंथ 1/2 आ रही है तो के क्या आएगा, लेंथ इनवर्सली है तो के डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा। ये कब अप्लाई होता है, जब कोई इक्वल हाफ पे डिवाइड हो रहा हो, जब कोई इक्वल हाफ पे डिवाइड हो रहा हो, तो इसका एक ही फॉर्मूला जो हमने ले लेना है, के इज इक्वल टू एन के। अगर 1 इक्वल हाफ पे डिवाइड किया तो 1 के, 2 इक्वल हाफ पे डिवाइड किया तो 2 के, यहाँ पे वो 2 पूछ सकते हैं तो कल 3 भी तो पूछ सकते हैं, तो 3 पे डिवाइड किया तो 3 के। लेंथ पूछेंगे तो इनवर्सली, के पूछेंगे तो डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था बताओ, a spring of force constant k is cut into 2 equal half, the force constant each half is 2k। समझ आया, चलो इसको और क्लियर करते हैं, अगर वो 2 इक्वल की बजाय अनइक्वल कर दें तब, अगर वो 2 की बजाय अनइक्वल कर दें क्या, वाह ऑप्शन बेटा चेंज हो जाएंगे ना, ऑप्शन अपने हिसाब से देगा, आपके थोड़ी हिसाब से देगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो एमसीक्यू में बैठ के ना दिमाग यूज़ किया करो, तुक्के ना यूज़ किया करो, ये मेहरबानी है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लिया करो। बैटरी रनिंग आउट लेके आओ, जल्दी चार्ज है मेरा, जल्दी से पहले बांध दो, बहुत सुस्त है तू, बैग के अंदर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अगर वो अनइक्वल डिवाइड करे, क्लियर है, तो अनइक्वल में इसकी लेंथ तो एन एल ही होगी, हो सकता है ये डिवाइड हो जाए, ये सबसे छोटी लेंथ हो, फिर ये थोड़ी बड़ी लेंथ हो, और ये उससे बड़ी लेंथ हो, तो इसका भी एक छोटा सा फार्मूला ले लो, जो लेंथ पे ये डिवाइड होगा, लेट करो ये इसकी लेंथ हो जाएगी 1/2L, इसकी लेंथ हो जाएगी 1/3L, इसकी लेंथ हो जाएगी 1/4L, लेट कर दो जो भी इसकी डिवाइड होगी। तो हमने एक फार्मूला ले लेना के फाइंड का, सम ऑफ रेशो डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रेशो मल्टीप्लाई बाय के। क्लियर हो गया, अब इसको निकाल देते हैं, कितने में डिवाइड हुआ है, 1/2 के क्या निकला, तो इसका सम कितना आएगा 9। इंडिविजुअल इसकी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है, वो बताएंगे आपको। अगर इसकी फाइंड करनी हो तो इंडिविजुअल कितनी है, इसकी फाइंड करनी है तो इंडिविजुअल कितनी होगी, अगर इसकी फाइंड करनी है तो इंडिविजुअल कितनी हो जाएगी, इंडिविजुअल वो अलग अलग बताएंगे। ये कब होगा सिस्टम, जब कोई अन इक्वल डिवाइड होगा, हाँ अगर वो कहेंगे अब 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, अगर एक लेंथ 1/2L है, अगर एक लेंथ 1/2L है, तो फोर्स कांस्टेंट कितनी होगी, आई समझ, वो भी एमसीक्यूज आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, उसका मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी याद करो, ये आज के लिए नहीं, फिर दोबारा इसके एमसीक्यूज दूंगा, तब आपने इस बातों को याद करना। आपको पता है हमने एमसीक्यूज ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता हमारा, है ना, ये तो टाइम वेस्ट ही जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जिनको समझ आ जाती है मेरे लिए वो काफ़ी है, जिनको नहीं समझ आती मैं उनको किस तरह समझाऊँ बताओ।
कौन से मंत्र पढूं, कौन से दम दरूद करूं उन पे, हैं कौन सा चीला काटूं कि मेरे बच्चे को समझ आ जाए। चलो, अ स्विमर कंप्लीट्स रिटर्न ट्रिप अक्रॉस द रिवर, इज द मोशन सिंपल हार्मोनिक? नहीं, शाबाश, उसकी सिंपल हार्मोनिक होगी लेकिन पीरियोडिक होगी, पीरियोडिक मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक। मीन पोजीशन में वो टू करके चला गया, टू करके वापस आ गया, लेकिन मीन पोजीशन से फ्रो की तरफ नहीं गया। ठीक हो गया, इसका आंसर नहीं था। अ फोर्स 20 न्यूटन अप्लाई ऑन अ इलास्टिक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है उस पर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई। कितनी फोर्स अप्लाई की गई? 20 न्यूटन। कितनी? हाँ। इफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज 10 मीटर, अगर उसके एक्सटेंशन प्रोड्यूस यानी उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हो जाए? फोर्स अप्लाई की कितनी? 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 10 मीटर, तो के की वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं डायरेक्ट ही कर दूं के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 न्यूटन पर मीटर। इसका डायमेंशन पूछते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के। तो अब ये निकाल लेना, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है, तो इसकी डायमेंशन निकाल लेना। आगे समझ? चलो जी नेक्स्ट। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? पल्स वेव, स्केयर वेव, साइन वेव्स या आर वेव्स? हाँ जी, तो कौन सा होता है? पल्स वेव, स्केयर वेव, साइन वेव या ऑल ऑफ दिस? तो ये भी रट लो, इसका साइन वेव होता है, इस ग्राफ को साइन वेव बोलते हैं। ठीक हो गया, तो इसके कौन सा होता है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का सिंपल हार्मोनिक मोशन में? साइन वेव होता है। कौन सा होता है? साइन वेव होता है। देखो आगे है या खत्म? द ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज आइडेंटिकल दैट, सरफेस टेंशन। बेटा फोर्स कैसे हो सकता है? न्यूटन पर मीटर है, तो टेंशन का भी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर ही है। फोर्स के साथ मीटर आया ही नहीं आपका। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? वेपर पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस टेंशन का यूनिट पीछे रह गया। सबके यूनिट तो पता है हमें। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। इसका न्यूटन होता है, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका न्यूटन मीटर और इसका वेपर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन बॉडीज टर्म एम्पलीट्यूड इज, इसका तो मैंने फॉर्मूला ही नहीं दिया आपको, चलो कोई बात नहीं। द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन क्या कर रहा है? वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऑक्सीलेशन बाय इन टर्म एम्पलीट्यूड ए इज क्या हो जाएगा? डबल 3 है या 4 है? वाइब्रेशन किसे बोलते हैं? वन कंप्लीट ट्रिप। ये आ गई एक वाइब्रेशन, वेव के जरिए बना रहा हूँ, यानी 1 2 और ये 3। इसी तरह है ना, यहाँ पे स्प्रिंग आगे गया, यहाँ पे स्प्रिंग ये आया, फिर इधर गया और ये स्प्रिंग इधर आया। बताओ, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलता है। कितनी दफा अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस को टच किया उसने? इतना सा है, 2 दफा। एक्सट्रीम पोजीशन बेटा, जब वापस आ रहा था मीन पोजीशन की तरफ आ रहा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। जज़ाकल्लाह। इंग्लिश निकालो, जो कल पढ़ाया था वो याद करो।